अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 जो है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जो है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम इंशाल्लाह इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़ौरन से। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बॉन्ड को डिफ़ाइन करेंगे कि बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, बॉन्ड बेसिकली क्या है? बॉन्ड इज़ अ केमिकल कॉम्बिनेशन or a force which holds together two or more atoms or ions to form a variety of compounds। यानी बॉन्ड क्या है? इट इज़ अ केमिकल कॉम्बिनेशन और अ फोर्स, कहते हैं इट इज़ अ फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर atoms or ions to form a variety of compounds। ठीक है, यानी ये वो फोर्स होती है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स या आइंस को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स बना सकें। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट चीज़ जो है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? इसकी ये जो मैंने लिखा है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका हमारे पास एक या दो से ज़्यादा पहलू में हम इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम ये बताते हैं कि ज़्यादातर हम लोगों ने जो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है वो यही है कि जो एटम्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी नियर रेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नियर रेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लें। ठीक है, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस में हमारे पास आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नोबल गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें आता है आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन है और रेडॉन है। ठीक है, ये है नोबल गैसेस और इनके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। यानी हीलियम जो है इसके पास 2 होते हैं, नियॉन के पास 10 होते हैं, आर्गॉन के पास 18 होते हैं। सिमिलरली क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन इनके पास भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम्प्लीटली यानी इस तरह से लोकेट हुए होते हैं कि उन्हें मज़ीद कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक है, जो क्रिप्टॉन है ना आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36, जिनॉन का 54 और रेडॉन का 86। यानी क्रिप्टॉन जो है उसका है 36, इसका 54 है और जो रेडॉन है इसका है 86। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि इनके आउटर मोस्ट शेल्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैंने एटॉमिक नंबर्स लिख दिए हैं, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिख के चेक करेंगे जिसका तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आपको समझ आ जाएगी कि इनके आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। तो ज़्यादातर जो चूँकि इनके आउटर मोस्ट शेल्स कम्प्लीटली फिल होते हैं तो फिर इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने की। तो ये आपको पता है ना कि नोबल गैसेस का मतलब ये है कि ये रेयर गैसेस हैं जो कि नोबल होती हैं, दूसरों के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। तो फर्स्ट रीज़न जो हमें समझ आती है, फर्स्ट रीज़न जो हम अगर हम फर्स्ट रीज़न की बात करें तो वो क्या है? रीज़न्स में पहली रीज़न क्या है? एटम्स वांट टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉ की थी ना, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तरतीब, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स लोकेट हुए हुए हैं एटम के मुख्तलिफ शेल्स या ऑर्बिटल्स के अंदर। एटम्स वांट टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। नियरेस्ट नोबल गैस का मतलब क्या है कि जो उसके करीब तरीन नोबल गैस होगी। जैसे हाइड्रोजन है तो वो चाहता है कि वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको अटेन कर ले, और इसके अलावा जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन चाहेगा कि वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर ले। सिमिलरली जो क्लोरीन है वो आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने की कोशिश करेगा, और जो आपके पास ब्रोमीन है वो क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने की कोशिश करेगा। तो पहली रीज़न हमें ये समझ आती है कि वो अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको अटेन करना चाहते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट हो जाएँ, उन्हें मज़ीद किसी बॉन्डिंग की ज़रूरत ना पड़े और वो स्टेबल हो जाएँ। स्टेबल
क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या कि फर्दर रिएक्ट नहीं करती, तो वो भी ये चाहते हैं कि वो भी अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस को अटेन करें और वो भी स्टेबल हो जाएं और फर्दर उनको किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने की ज़रूरत पेश ना आए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें जो समझ आती है वो क्या है, ये तो मैंने कहा कि अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस को अटेन करना चाहते हैं। दूसरी ये है, दे वांट टू स्टेबलाइज दैम। एटम्स वांट टू स्टेबलाइज दैम, यानी वो चाहते हैं कि वो बार बार बॉन्ड बनाते तोड़ते ना रहें, बल्कि वो ऐसे बॉन्ड बनाएं और बॉन्ड बनाने के बाद वो स्टेबलाइज हो जाएं और स्टेबलाइज होने के बाद वो दोबारा किसी और के साथ बॉन्डिंग ना करें। ठीक है। और ये अपनी इस तरह की स्टेबलाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके इलेक्ट्रॉन को गेन करके हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सोडियम का न्यूक्लियस होता है दरमियान में। ठीक है। ये इसका है फर्स्ट शेल, ये इसका है सेकेंड शेल। आपको पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कि शेल में वो इस तरह होते हैं। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 10 हो गए। 8 और 2 10 हो गए। और 11वां जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। सोडियम के करीब तरीन जो नोबल गैस है ना वो नियॉन है। वो चाहता है कि वो नियॉन के वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको अटेन करे। तो वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए क्या करेगा कि वो अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको लूज़ कर देगा। क्या करेगा? लूज़ कर देगा। लूज़ करेगा जैसे ही तो वो ये शेल भी रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा। अब जो इसके पास शेल होगा वो अंदर वाला होगा, यानी सोडियम पॉजिटिव जो होगा ना, पॉजिटिव, वो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें ये बाहर वाला शेल और इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ अंदर वाला शेल होता है। तो ये अंदर वाला शेल जो है इसका कंप्लीट होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेता है। और फिर सोडियम कहता है कि अब मैं स्टेबलाइज हो गया हूँ। जब ये पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा और दूसरा जो होगा वो क्लोरीन होगा। क्लोरीन जो होता है ना उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है। 17 स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा उसका, यानी उसके पास ये आपके पास है न्यूक्लियस। ठीक है। ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकेंड शेल और ये है आपके पास इसका थर्ड शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2। ठीक है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 8। और तीसरा शेल जो है ना इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17 है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। अब आर्गॉन 18 होता है, क्लोरीन 17 होता है। क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी नियर रेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस को अटेन करने में। तो वो क्या करता है कि सोडियम का लूज्ड इलेक्ट्रॉन पिकअप करता है और उसको यहाँ पर ले आता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है और अब हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव क्लोराइड आयन और ये हो जाएगा 18। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर चुका है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और अंदर वाला शेल रह गया, इसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लिया। दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज्ड बाय वन इज़ गेन्ड बाय द अदर। ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास बना देगा Na पॉजिटिव है ना ये, और Cl नेगेटिव है ना ये। तो ये 1 + 1 - 1 होता है, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इसको सिंपली NaCl लिख देते हैं। तो फिर इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है। एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस अटेन की, एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन किया और दोनों ने बॉन्ड बना लिया और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। समझ आ गई बात की। और इसमें कंप्लीटली लूज और कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड बना है? आयोनिक बॉन्ड बना है। आयनिक बॉन्ड बनाया और आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। तो ये हमें 2 कॉजेज़ समझ आते हैं कॉम्बिनेशन के। ठीक है। इसमें ये है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपना डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसने भी अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसने भी अंदर वाला जब शेल जो है वो हासिल किया, बाहर वाला लूज़ कर दिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो अब जो है ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर चुके हैं, तो इनके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो बन चुकी है। ठीक है। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे एटम्स जो हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन नहीं करते, उनका ऑक्टेट रूल हर एक के अंदर फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास है PF5, इसके अंदर भी ऑक्टेट रूल वाली कोई केस नहीं है। ठीक है। आपके पास है SF7, इसमें भी नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास है BCl3, इसमें भी ऑक्टेट रूल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ कोई और चीज़ भी होती होगी जिसकी वजह से बॉन्डिंग जो है वो बनती होगी। नेक्स्ट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है आर्टिकल 6.1.1
1.2 एंड दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में एनर्जीज़ का क्या केस है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या केस हो रहा है। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम इन फिनोमेना देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, ये दो हाइड्रोजन्स के दरमियान जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वजूद में आता है। अब ये बॉन्ड किस तरह से बनता है, ये मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ और उस ग्राफ को फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। वो ग्राफ आपकी बुक के पेज नंबर 156 की फिगर 6.1 है। बुक भी आप खोल के रखें, पेन और पेपर भी अपने हाथ में रखें। वो डायग्राम जो है, ग्राफ जो है, वो किस तरह से बना हुआ है, वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। गौर से देखिएगा आप लोग। ये आपके पास है इसका वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपके पास है इसका एक्स एक्सिस, ठीक है, यूँ समझ आ गई बात की। ये है वाई एक्सिस, वाई ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाई डैश, ये एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का और ये एक्स डैश, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो वाई एक्सिस है ना, ये वाला, इधर क्या चीज़ है, इधर है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू पोजीशन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बोहर्स वाली एनर्जी के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ये क्या होती है, ड्यू टू पोजीशन। और किस में हम इसे मेजर करेंगे, किलो जाउल्स पर मोल में। और एक्स एक्सिस जो है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या आएगा यहाँ पर, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या होता है, सबसे पहले वो ग्राफ जो उसने ड्रॉ किया हुआ है ना, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है उसने कि उसमें जो शेप बन रही है वो कुछ ऐसी है। वो शेप जो उसने ड्रॉ की हुई है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ देखें, इधर से यूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये इस तरह उसने एरोज ड्रॉ किए हुए हैं इसके ऊपर कि यूँ ये डिक्रीज़ हो रहा है। पहले ये देखें, ये चीज़ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कमी की तरफ आ रहा है, कमी की तरफ आ रहा है, यानी इस तरफ को कम हो रहा है ना। पहले ज़्यादा था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर यहाँ तक आके ये एक लाइन होती है यहाँ। उसके बाद फिर ये और मज़ीद कम होना शुरू हो रहा है और एट दी एंड ये मैक्सिमम मिनिमम कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि एनर्जी इस तरह है ना, पहले एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, फिर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है थ्रू आउट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये एनर्जी क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन। पहले मैं सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे अंडरस्टैंड करवाऊंगी, ठीक है। रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये डिस्टेंस डिक्रीज़ कर रहा है। डिस्टेंस डिक्रीज़ किस तरह से कर रहा है कि पहले जो दो हाइड्रोजन हैं, ये वाले दोनों, ये इस तरह से हैं, दूर दूर एक दूसरे से, यूँ। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये थोड़े थोड़े नज़दीक आ जाएंगे, यूँ, एक ही साइज़ के हैं ना दोनों। फिर जब यहाँ आएंगे तो फिर मज़ीद एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, यूँ। और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इधर तो बिल्कुल ही कम मिनिमम डिस्टेंस होगा ना इनका, ये इस तरह से होता है और दूसरा बिल्कुल यूँ इधर मौजूद होता है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज़ 75.4 पिकोमीटर। अच्छा, तो ये क्या है, प्रोफाइल किस चीज़ की है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ये नाम है इसका, इस ग्राफ का ना। अच्छा, अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, गौर से देखिएगा इसको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें होता क्या है जनाब, इसमें ये होता है कि जब शुरू में जब बॉन्ड बनने लगता है, तो जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी दो हाइड्रोजन ना, इन्होंने मॉलिक्यूल बनाना है, अभी ये बना नहीं है, अभी हम कोशिश करें कि ये बने। दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है।
जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके ऊपर दोनों तरह की फोर्सेस अमल करती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी और रिपल्सिव फोर्सेस भी। वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी अमल कर रही हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी अमल कर रही हैं। फिर इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो मज़ीद कम हो गया, ठीक है। और फिर ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। फिर एक ऐसा डिस्टेंस आता है कि जहाँ पर जाकर वो एटम्स जो हैं वो बहुत करीब करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, और वो डिस्टेंस है 75.4 पिकोमीटर। इस डिस्टेंस के ऊपर मैंने बताया ना कि दोनों तरह की फोर्सेज अमल कर रही हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। लेकिन जब 75.4 पिकोमीटर डिस्टेंस आता है तो वहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस ने रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट कर लिया। डोमिनेट जब करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। इस केस में कि अगर ये 75.4 पिकोमीटर डिस्टेंस जो है जहाँ पर आकर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हो गई और रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम हो गई, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं, इस डिस्टेंस के कुछ नाम होते हैं। इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं, इसे हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इसे हम कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये वो डिस्टेंस है जनाब जहाँ पर आकर दोनों एटम्स ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि अब हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, और उस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो गई, रिपल्सिव फोर्सेस ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ना बनना होता तो फिर क्या होना था कि ये डिस्टेंस रीच करते ही इनकी रिपल्सिव फोर्सेस मैक्सिमम हो जानी थी और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम से कम हो जानी थी। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करना था, दफ़ा कर देना था, और फिर इनकी एनर्जी एकदम से इंक्रीज़ कर जानी थी और वो एक दूसरे से अलग अलग जुदा जुदा हो जाते हैं। तो ये वो केस है जिसे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है। कि वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आकर अगर तो उन्हें वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर तो बॉन्ड बनाना है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ डिस्टेंस कहते हैं, और बॉन्ड बन जाता है और एनर्जी बहुत कम हो जाती है। इन अदर केस एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ये जो एनर्जी इतनी कम हुई है ना, ये बेसिकली एनर्जी रिलीज़ हुई है। और ये पॉइंट जहाँ पर आकर हाइड्रोजन के केस में इन बॉन्ड बनता है, वो एनर्जी की वैल्यू होती है -436 किलो जाउल्स पर मोल। यानी ये वो वैल्यू है जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन व्हेन दे फॉर्म H2 मॉलिक्यूल देन डेल्टा H बिकम्स -436 किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है। तो अगर इन दोनों के दरमियान हमने बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी खुद ब खुद रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है 75.4 पिकोमीटर, इसको हम कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल अटोमिक साइजेस का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप रीड कीजिएगा आर्टिकल्स को, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट जो है वो देख लेंगे। जो समझ नहीं आएगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है गर्ल्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।